Welcome back to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 31st ऑफ जनवरी. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. देखिए आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी स्पीशीज़ मेंशन की गई हैं. जैसे कि सबसे पहले आज फ्रंट पेज पे आपको नील गाय की तस्वीर मिलेगी एंड यहाँ पे हेडिंग दी गई है द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. जी हाँ, अक्सर हम जब स्पीशीज़ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ये एक्सटिंक्ट होने वाला है या फिर थ्रेट बहुत ज़्यादा है, वल्नरेबल है काफ़ी. लेकिन जब हम नील गाय की बात करते हैं तो इनका जो नंबर है वो काफ़ी अबंडेंट है और यही प्लेंटी नंबर से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसकी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे. तो बात करेंगे नील गाय की सबसे पहले. देन वी गोना टॉक अबाउट अ न्यू स्पीशीज़. रिसेंटली वेस्टर्न घाट्स में लिजर्ड की एक न्यू स्पीशी मिली है और इसे नाम दिया गया है कंगारू लिजर्ड. तो क्या है स्पीशी का नाम और कुछ फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. फिर हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में बिकॉज 2019 में स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन असेसमेंट की शुरुआत होती है और 4 साल के बाद ये जो सर्वे है ये कंक्लूड हो गया है एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे इंडिया में स्नो लेपर्ड्स का जो काउंट है वो 718 के ऊपर आकर यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है. तो इस सर्वे की डिटेल्स देख लेंगे यहाँ पे. देन वी गोना टॉक अबाउट विमेन पार्टिसिपेशन. देखिए जब हम इकोनॉमी देखते हैं, हम लेबर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो वर्क फोर्स में, लेबर फोर्स में विमेन की पार्टिसिपेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और हाल ही में PLFS आता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमारे पास आता है. इसके अकॉर्डिंग भी ये शो किया जाता है कि जो विमेन की पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो इंक्रीज़ हुई है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो. लेकिन अब इसे लेकर सेंटर भी एक और सर्वे की शुरुआत कर रहा है जिसमें कि वर्क फोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन को असेस किया जाएगा. तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेंगे. और लास्टली हम बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में. तो देखिए इंडिया ने इस साल के लिए इंडिया के 12 फोर्ट्स जो कि मराठास को बिलोंग करते हैं, इन 12 फोर्ट्स को नॉमिनेट किया है फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. तो वो कौन कौन से फोर्ट्स हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, ये हम यहाँ पे जानेंगे. एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ में था. तो जानेंगे कि इंडिया में कितने टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कुछ रीसेंट एडिशंस जो हुई थी उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे नील गाय के बारे में. नाउ एज यू कैन सी द हेडलाइन एज वेल, इट सेज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. तो सबसे पहले नील गाय से जुड़े कुछ बेसिक बातें जो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. द अदर नेम ऑफ नील गाय इज ब्लू बक. ठीक है, अदर नेम इज ब्लू बक, याद रखेंगे ये बात. एंड ये एशियन एंटीलोप की लार्जेस्ट स्पीशी है. ठीक है, ये लार्जेस्ट है अमंग्स द एशियन एंटीलोप. एंड स्पेशली अगर हम नील गाय की बात करें तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती है. इट इज़ इंडिजीनियस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है जी. एंड कुल हमारे पास टोटल 4 इंडियन एंटीलोप्स आते हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ नील गाय एक ऐसी स्पीशी है जो कि अबंडेंट है आज भी. एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप्स जो हमने पहले ही बात कर लिया. जो बोविडे फैमिली है उसमें ये सबसे बड़ा एंटीलोप है. एंड इट इज़ वेरी कॉमनली सीन ऑल ओवर इंडिया. ठीक है. IUCN स्टेटस देख लीजिए. IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है. लीस्ट कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अबंडेंट है. ठीक है जी, अबंडेंट है, इसीलिए आज के पेपर में यहाँ पे हेडिंग दी गई है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए ये जो नील गाय है इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और स्पेशली हमारे जो गंगा प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स के अंदर दे आर डूइंग डैमेज टू द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. एंड इसीलिए कोई बहुत सारी जो नदर्न स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, आपके पंजाब, हरियाणा, इवन MP, यहाँ पे नील गाय की अबंडेंस जो है वो एक इशू बन गई है फॉर द फार्मर्स बिकॉज ये जो नील गायज हैं
वो जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो यहाँ से एक डिस्कशन जो है वो इनिशिएट होती है कि क्या किया जाए, और काफ़ी लंबे टाइम से ये जो इशू है ये न्यूज़ में है, बिकॉज कुछ टाइम पीरियड के बाद जो स्टेट्स हैं वो इशू को रेज करते हैं कि नील गाय की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत अबंडेंट हो गए हैं, और अब ये इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो भी करना शुरू कर चुके हैं। तो इसे लेकर एक एस्पेक्ट मैं चाहती हूँ कि आपको क्लियर हो, वो ये है कि इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, WII, दे आर वर्किंग टू डेवलप अ इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर। ठीक है, इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स वो डेवलप कर रहे हैं जिससे कि ऐसी स्पीशीज़ जिनकी ओवर पॉपुलेशन, जिनकी अबंडेंस प्रॉब्लमेटिक बन चुकी है, उनकी रिप्रोडक्शन की रेट को, उनकी अबंडेंस को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के ऊपर काम किया जा रहा है बाय WII। ठीक है, एंड ऐसे केसेस में क्या होता है, दे रिड्यूस द रिप्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर स्पीशी, और कैसे किया जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल को स्टेराइल करने की कोशिश की जाती है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एक वैक्सीन वो इंजेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें कि जो वैक्सीन है वो पिग्स की ओवरी लाइनिंग के अंदर जो हार्मोन है वहाँ से ये डिराइव की जाएगी, और उस वैक्सीन को अगर इंजेक्ट किया जाएगा तो जो फीमेल है वो स्टेराइल हो सकती है और जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल की जा सकती है। तो ये एक एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है, जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है। ठीक है, अब बहुत बार बहुत सारी स्टेट्स ये डिमांड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वाइल्ड एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि इनको वर्मिन डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा वर्मिन। वर्मिन क्या है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारे पास अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशी को, पर्टिकुलर एनिमल को वर्मिन अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उनको हंट किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड ताकि जो इकोनॉमिक लॉसेस जो हो रहे हैं, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसको डील करने के लिए उनको किल किया जा सकता है। तो ऐसी स्पीशीज़ को वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है। अब इसे डील करने के लिए हमारे पास एक एक्ट आता है विच इज़ WPA एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1972 में आया। तो ये एक्ट ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी वाइल्ड एनिमल को डिक्लेयर कर सकती है कि ये वर्मिन है फॉर एनी एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड किसी भी वाइल्ड एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है, एंड तब से वो जो वाइल्ड एनिमल है उनको शेड्यूल 5 में डाल दिया जाएगा। वर्मिन मतलब शेड्यूल 5, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि एनिमल्स कोई भी इंक्लूड किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम दोज जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन किए गए हैं या फिर जो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में मेंशन है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं कि शेड्यूल 1 के जो एनिमल्स हैं वो वर्मिन डिक्लेयर नहीं किए जा सकते, ठीक है, अटमोस्ट सेफ्टी जिनको दी जाती है, और शेड्यूल 2 में भी जो पार्ट 2 के जो एनिमल्स हैं उनको भी वर्मिन डिक्लेयर किया नहीं जा सकता। इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी वाइल्ड एनिमल को वर्मिन कैटेगरी में डाल सकते हैं, शेड्यूल 5 का हिस्सा बना सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये डिस्कशन बार बार नील गाय, कॉमन क्रो, इन सब को लेकर ये डिस्कशंस रेज होती हैं। तो यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वर्मिन अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशी को एक पर्टिकुलर एरिया में अगर नाम दे दिया जाए, कैटेगरी दे दी जाए, तो वहाँ पे उस स्पीशी को किल किया जा सकता है टू रिड्यूस दी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे न्यू स्पीशीज़ के बारे में। तो वेस्टर्न घाट्स में एक लिजर्ड की न्यू स्पीशीज़ हमें मिली है। देखिए, हम कल भी बात कर रहे थे, हमने अपनी कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस तरह हमारे पास जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत मिलती है, प्लस जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पे अलग से ही आपको बायोडाइवर्सिटी की कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलेगी। अब हम कल ही ये बात कर रहे थे और आज हमारे पास न्यूज़ ये है कि वेस्टर्न घाट्स के जो बायोडाइवर्स फॉरेस्ट हैं वहाँ पे एक और एवोल्यूशन होकर एक मार्वल एवोल्यूशन का मिला है, एक लिजर्ड की न्यू स्पीशीज़ मिली है। इट्स अ वेरी टाइनी लिजर्ड, अ न्यू स्पीशीज़ ऑफ द लिजर्ड, और इस लिजर्ड को नाम दिया गया है एज अगस्थ्यगामा एज। ये याद रखेंगे, अगस्थ्यगामा एज इज द नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर लिजर्ड। और कॉमनली पता है इसे क्या बोला जा रहा है? कॉमनली इट इज डिस्क्राइब्ड एज diminutive dragon, because
इट लुक्स लाइक इसको एक और कॉमन नेम दे रहे हैं नदरन कंगारू। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो यहाँ पे इसका जो अपर बॉडी का जो स्ट्रेच आ रहा है वो एक कंगारू लाइक फीलिंग दे रहा है, तो इसको डिमिनिटिव ड्रैगन भी बोल दिया जा रहा है या फिर नदरन कंगारू नाम भी दिया गया है। लेकिन स्पीशीज़ को एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है, अगस्थ्यगामा एच। ठीक है, ये अगामिडे फैमिली है, उसको ये बिलोंग करता है। इसका स्नाउट जो है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी। कुछ ही दिन पहले भी एक और अगस्थ्यगामा स्पीशीज़ मिली थी और उस अगस्थ्यगामा स्पीशीज़ में भी एक लिजर्ड मिली थी जिसे कहा गया था इंडियन कंगारू लिजर्ड। अब ध्यान से देखेंगे, इंडियन कंगारू लिजर्ड ये कुछ दिन पहले डिस्कवर हुई थी। ठीक है, एंड इसको साइंटिफिक नेम दिया गया है अगस्थ्यगामा बेडोनी। अगस्थ्यगामा बेडोनी ये इंडियन कंगारू लिजर्ड है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज नदरन कंगारू लिजर्ड, जिसको नाम दिया गया है अगस्थ्यगामा एच। और ये पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो रिपोर्ट की गई है फ्रॉम द केरला के इडुक्की के पास जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ से रिपोर्ट किया गया है। कुछ दिन पहले इंडियन कंगारू लिजर्ड जो थी उसे रिपोर्ट किया गया था फ्रॉम शिवागिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो लिजर्ड है नदरन कंगारू, इसका जो 5th टो है वो काफ़ी रिड्यूस्ड है, जिसकी वजह से ये उतनी ईजिली क्लाइम नहीं कर सकती। इट्स अ पुअर क्लाइमर, तो इसीलिए ये ट्रीज़ के ऊपर ईजिली बाकी लिजर्ड्स के जैसे क्लाइम नहीं कर सकती। एंड ये मोस्टली लैंड पे रहती है, टेरेस्ट्रियल है, और जिस भी एरियाज़ में डेंस लीफ कवर होता है, लिटर होता है, वहाँ पे जाकर ये हाइड करती है। तो बेसिकली ड्राइव लीव्स के अंदर ये अपने प्रेडेटर्स से हाइड करती है एंड मेनली जो इंसेक्ट्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये फीड करती है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो एज यहाँ पे नाम दिया गया है, दिस स्पीशी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड प्रोग्राम, जिसको हम कह देते हैं एज प्रोग्राम, एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड प्रोग्राम। ये बेसिकली जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम है एंड इसके थ्रू ऐसे एवोल्यूशनरी जो स्पीशीज़ हैं उनकी डिस्कवरी की जाती है। तो इस प्रोग्राम के तहत इस पर्टिकुलर लिजर्ड की स्पीशी को नाम दिया गया है। ठीक है, तो कभी कभार पीटी में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने इंडियन कंगारू लिजर्ड भी याद रखना है और नदरन कंगारू लिजर्ड भी याद रखना है। मूविंग अहेड, बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। नाउ द हेडलाइन सेज दैट आफ्टर 4 years ऑफ सर्वे the India snow leopard count put at 718 718 स्नो leopards जो हैं वो एस्टिमेट किए गए हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है। 2019 में इस सर्वे की शुरुआत होती है और इस पूरे प्लान का, इस असेसमेंट का नाम है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, SPAI, और ये पहली बार 2019 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, एंड 4 साल के बाद हमारे पास ये डिस्कशन, एक सर्वे की कंप्लीशन होती है जिसमें कहा गया है कि इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स प्रेजेंट है। देखिए, स्नो लेपर्ड्स एक बहुत ही इल्यूसिव कैट है। ये यूजुअली जो माउंटेनियस टेरेन है वहाँ पे लोकेटेड होती है, इसीलिए इनको काउंट करना, इनकी असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास एक थ्रेशोल्ड नंबर आया है इंडिया के पास कि कितना स्नो लेपर्ड काउंट इंडिया में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी याद रखेंगे, मैक्सिमम स्नो लेपर्ड्स आपको लद्दाख में मिलते हैं, फॉलोड बाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो लार्जेस्ट कहाँ पे हैं? लद्दाख में। सेकेंड नंबर पे कौन है? उत्तराखंड। और थर्ड नंबर पे कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये बात आप याद रखेंगे ना, क्योंकि अब हमारे पास नंबर आ गया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल रिमेंबर इज दिस कि अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल लेपर्ड पॉपुलेशन की 15% जो लेपर्ड्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं? इंडिया। द स्नो लेपर्ड इज़ इनकी जो रेंज है वो 10 to 15% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड्स की वो कहाँ पे है? इंडिया में है। ठीक है, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक नंबर, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो जियोग्राफिकल स्प्रेड हमें क्लियर हो गया कि किस तरह लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा। आजकल थ्रेट भी काफ़ी है स्नो लेपर्ड के ऊपर, इनके जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं,
क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन की वजह से भी स्नो लेपर्ड का जो इकोसिस्टम है, जो नीश है, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। प्रोटेक्शन स्टेटस हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स विच इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में आता है। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। अभी हम पीछे बात करके आए हैं शेड्यूल 1 की, तो ये शेड्यूल 1 में आता है। और IUCN विच इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो इन्हें वल्नरेबल यहाँ पे क्लासीफाई करता है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। अब न्यूज़ क्या है, पहले आप हेडलाइन देखें। न्यूज़ इज इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो इंडिया ने ये जो 2024 और 25 की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आने वाली है, उसमें इंक्लूड करने के लिए इंडिया के मराठास के टाइम के 12 फोर्ट्स को नॉमिनेट किया है। ये बेसिकली मराठास का मिलिट्री लैंडस्केप है जो कि इंडिया नॉमिनेट कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, फोर्ट्स ऑफ साल्हेर है, शिवनेरी है, लोहागढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़। देयर आर सो मैनी फोर्ट्स इन महाराष्ट्र, इन तमिलनाडु, जिनको यहाँ पे नॉमिनेट किया है किसने, इंडिया ने। ठीक है, ये जो मराठा का जो मिलिट्री लैंडस्केप है, इसकी डेवलपमेंट मेनली 17th से 19th सेंचुरी के बीच में होती है। एंड ऑल ऑफ दीज फोर्ट्स दे रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन। किस तरीके से फोर्ट्स की फोर्टिफिकेशन की गई है, दैट इज़ कम्प्लीटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और क्या मिलिट्री सिस्टम मराठा रूलर्स ने इन्विजन किया था, ये उसके एक एग्जाम्पलरी हमारे पास जो फोर्ट्स है वो आज के टाइम पे प्रेजेंट है। इन फोर्ट्स के अंदर भी एक नेटवर्क बना हुआ है फोर्ट्स का, और हर फोर्ट्स की अपनी अलग अलग हियरार्की है, एक अलग स्केल है और अलग फीचर्स है, जो कि डिपेंड करते हैं कि जिस एरिया में वो जो फोर्ट बनाया गया है वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं। जैसे कि कुछ आपके पास फोर्ट्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स में हैं, वो सह्याद्री माउंटेन्स में बनाए गए हैं, कुछ कोस्ट पे बनाए गए हैं, कोंकण कोस्ट पे बनाए गए हैं, कुछ प्लेट्यूज़ में बनाए गए हैं, डेक्कन प्लेट्यू में हैं, कुछ ईस्टर्न घाट्स में बनाए गए हैं। तो हर एरिया की टेरेन के हिसाब से, हर एरिया की फिजियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग तरह के फोर्ट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमें एक डाइवर्स जियोग्राफिकल और फिजियोग्राफिकल रीजन की बेसिस पे किस तरह मिलिट्री पावर रूलर्स जो मराठास के थे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई और ये फोर्ट्स बनाए, उसको ये शो करता है, जो कि अपने आप में बहुत खास है। तो इसे लेकर इंडिया इसे नॉमिनेट कर रहा है। जब भी हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो ये जो साइट है इसे कौन लिस्ट करता है, इसे लिस्ट करता है यूनेस्को। कोई भी ऐसी साइट जिसका अपना एक स्पेशल कल्चर हो या फिर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है टू बी नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है यूनेस्को के अंडर, जिसमें कि इन लिस्ट को, इन साइट्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एंड इसे लेकर एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है हमारे पास, द कन्वेंशन विच कंसर्न्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, और इसे 1972 के अंदर इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, बिकॉज पिछले साल से ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स न्यूज़ में हैं। इंडिया में कुल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। याद रखेंगे, 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। रिसेंटली रविंद्रनाथ टैगोर जी का बनाया हुआ शांति निकेतन 41st साइट बनता है, और उसी टाइम पे यूनेस्को के अंदर कर्नाटका का जो होयसालाज हैं, जो सेक्रेड एरियाज हैं, इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो जो रिसेंट इंक्लूजन्स हैं दैट इज शांति निकेतन एंड होयसाला, याद रखेंगे ये बात। एंड कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 42। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। लास्टली बात करेंगे विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में। तो अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है दैट सेंटर इज स्टार्टिंग अ सर्वे ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स। तो बेसिकली हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री, और साथ में हमारी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये मिलकर एक जॉइंट सर्वे कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें कि ये स्टडी किया जाएगा कि हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें विमेन पार्टिसिपेशन का क्या सिनेरियो है, वो किस लेवल पे इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। विमेन एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं इंडिया में, उनको यहाँ पे असेस किया जाएगा। एंड क्योंकि ऑलरेडी एक कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है कि हमें हमारी वर्कफोर्स में विमेन की जो पार्टिसिपेशन है उसे इंक्रीज़ करना है, तो उन सभी प्रैक्टिसेस की भी यहाँ पे असेसमेंट होगी जिससे कि विमेन पार्टिसिपेशन जो है वो अफेक्ट होती है। अब आप देखें, इस कमेटी ने ध्यान दिया जाएगा कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पे किसी भी तरह की सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। अच्छा, अब विमेन की पार्टिसिपेशन डिपेंड करती है कि कंट्री के अंदर क्रैचेस जो हैं बच्चों के लिए वो डेवलप हों, ताकि अगर लेडी वेमेन घर से बाहर काम करने के लिए जा रही है तो बच्चों की देखभाल के लिए क्रैचेस हों। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एंड ऑल्सो वेमेन को कुछ फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्किंग आवर्स भी मिलने चाहिए, और साथ ही में कहीं पे भी अगर लेट वर्किंग आवर्स हैं तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अगर मिले, तो ऐसी चीज़ों से क्या होगा कि जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ होगी। तो इन सबको यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। वैसे भी हाल ही में हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था जो कि लेबर ब्यूरो ने रिलीज़ किया था अक्टूबर में, और इन्होंने ऑलरेडी ये शो किया है कि इंडिया के अंदर जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। 2017 और 18 की अगर हम बात करें, 2017 और 18, उस टाइम पे हमारी टोटल वर्कफोर्स में 23.3% वीमेंस जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो ये इंक्रीज़ होकर 37% पे पहुंच गया है। तो यहाँ से अब देख सकते हैं कि विमेन पार्टिसिपेशन रेट जो है हमारी इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हुआ है। और इस सारी चीज़ों की असेसमेंट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली बिहेवियर, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को असेस करने के लिए अब ये जो जॉइंट सर्वे है ये सेंटर ने स्टार्ट किया है। ठीक है जी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के हमारे न्यूज़पेपर के। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।